जय हिंद आदरणीय पालकगण, रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा सेशन स्कूल का अब ख़त्म होने को आया है और जो पीटीएम है उसमें मैं नहीं रह पाऊँगा बिकॉज़ मेरे साड़ू भाई की डेथ हो गई है और उनकी 13वीं में मुझे जाना मैंडेटरी है। लखनऊ में जा रहा हूँ और इसलिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी हमारे प्लान्स हैं, प्रोसीजर्स हैं और जो भी चीज़ें मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहता था, वो एक वीडियो के माध्यम से आप सबसे कम्युनिकेट कर दूँ। तो पहली बात तो मेरी ग्रीटिंग्स के साथ साथ आपका जो हेल्प है, आपका जो सपोर्ट है, आपका जो विश्वास है हमारे स्कूल के ऊपर, हमारे ऊपर, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद कहना चाहूँगा। और 25 मार्च को जो पर्सनल रीज़न से मैं अनअवेलेबल रहूँगा, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। एक चीज़ मैं आप लोग को क्लैरिफाई करना चाहूँगा बिकॉज़ कई पेरेंट्स के मन में कुछ शंकाएं हैं। कई बार मैं बता चुका हूँ, फिर भी इस बार मैं थोड़ा डिटेल में मैं चाहूँगा कि उस टॉपिक को टच करूँ। वो टॉपिक है कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, प्राइवेट सैनिक स्कूल, इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। तो सबसे पहली बात, मैं जो जैसे हमारा प्राइवेट मिलिट्री स्कूल है तो इसके बारे में ही मैं बात करना शुरू करता हूँ कि सबसे पहला प्राइवेट मिलिट्री स्कूल जो स्टार्ट हुआ था वो इंडिपेंडेंस से पहले 1938 में सेंट्रल हिंदू एजुकेशनल सोसाइटी के द्वारा महाराष्ट्र में शुरू किया गया था, जो कि आज की तारीख में भोसला मिलिट्री स्कूल के नाम से प्रसिद्ध है। ये स्कूल खोलने का उद्देश्य था कि भारतीय सेना में भारतीय जवान जो थे वो सब भारतीय थे और अधिकारी यूजुअली ब्रिटिशर्स होते थे, गोरे होते थे। इस स्कूल का उद्देश्य, प्राइवेट मिलिट्री स्कूल का उद्देश्य था कि हम लोगों को ट्रेन करके भारतीय सेना में अधिकारी के तौर पे भेजें, ताकि हमारे जवानों को लीड करने के लिए, जो भारतीय जवान हैं उनको लीड करने के लिए भारतीय मूल के अधिकारी हों। क्योंकि आपने देखा होगा कि 1857 में जो म्यूटिनी हुई थी, उसका कारण ये था कि अधिकारी अपने जवानों की, अपने आदमियों की भावनाओं को, रिलीजियस भावनाओं को नहीं समझ पाए थे और उन्होंने जो कारतूस दिए थे, वो कारतूस गाय की चर्बी में बने होने के कारण और दांत से काट करके उसको फायर करने की जो आदेश दिए गए थे, उस कारण इतनी बड़ी म्यूटिनी हुई। मंगल पांडे जी ने उस म्यूटिनी को लीड किया था और ये वजह थी के कारण से। और ये बेसिकली देखा जाता है कि जो भी अधिकारी होता है अपने जवानों को लीड करने के लिए, सबसे पहली चीज़ होती है कि उसको अपने जवानों की तरह ही होना पड़ता है, फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट एंड मॉरली स्ट्रेट, और उसको बहुत फेयर होना पड़ता है। उसको यदि वो स्ट्रिक्ट है तो वो सबके लिए स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। और जो कुछ एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ है जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वो सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये पहला जो था राष्ट्रीय प्राइवेट मिलिट्री स्कूल, ये इस तरह से एग्जिस्टेंस में आया था। इसके अलावा एक आज़ादी से पहले स्कूल हुआ करता था जिसका नाम था रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो आज़ादी के बाद राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज बन गया, RIMC देहरादून। इसमें 25 बच्चों के दो बैच, एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में एडमिट किए जाते हैं। चूँकि सीट्स सिर्फ 25 है, तो हर स्टेट से शायद एक और कई स्टेट से शायद एक भी नहीं इसमें सेलेक्ट होते हैं। और ये सारे के सारे बच्चे RIMC के जब पास आउट होते हैं तो 99% ऑफ द बच्चे NDA में जाते हैं और फिर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अफसर्स बनते हैं। 1961 में जनरल मिस्टर कृष्णा मेनन जो कि उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, ने RIMC का दौरा किया और उनको लगा कि इस तरह के स्कूल और भी होने चाहिए, और भी लोगों को इस तरह का सैनिक स्कूल एजुकेशन, मिलिट्री एजुकेशन मिलना चाहिए। और उन्होंने सैनिक स्कूल सोसाइटी की 1961 में संस्थापना की। सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है, उसके अंतर्गत सेंटर और स्टेट के पार्टनरशिप से सैनिक स्कूल खोले जाते हैं, जो कि आज की डेट में 33 से 37 के नंबर्स में है। इसमें अभी गर्ल्स चाइल्ड भी अलाउ कर दी गई हैं। और इस स्कूल का एडमिशन का क्लास 6 और 9th में होता है और इसके एडमिशन के लिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया जाता है। प्रॉब्लम यह है कि पहली बात तो सैनिक स्कूल बहुत कम है। इसके अलावा 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स भी हैं, जिसमें भी ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन दिया जाता है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि 33 सैनिक स्कूल
कुछ 5 मिलिट्री स्कूल और एक RIMC। इसके अलावा महाराष्ट्र स्टेट में हर जिले में एक प्राइवेट सैनिक स्कूल है जो कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एडेड है, फंडेड है, और मराठी मीडियम में चलता है, स्टेट बोर्ड चलता है। ये सैनिक स्कूल सोसाइटी से एफिलेटेड नहीं है। और इस स्कूल में ऐसे टोटल देश में देखे जाए तो 100 से एमिटी का एक स्कूल है जो मानेसर में है, प्राइवेट मिलिट्री स्कूल। और इस तरह से देखा जाए तो बहुत कम मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल हैं जो कि अवेलेबल हैं। ऊपर से इन सैनिक स्कूल में रिजर्वेशंस लागू हैं। तो मान लीजिए यदि 50 सीट है और उसमें 70% सीट जो हैं JCOs OR फौज के सर्विंग आर्म फोर्सेस के JCOs OR के बच्चों के लिए रिजर्व्ड है। बची हुई सीट्स में से 20% आर्म फोर्सेस के अधिकारियों के बच्चों के लिए रिजर्व्ड है। फिर SC ST OBC का रिजर्वेशन अभी लागू कर दिया गया है, जिसकी वजह से आम नागरिक के लिए इसमें एडमिशन पाना लगभग असंभव है। तो ऐसी स्थिति में पार्लियामेंट्री कमेटी की एक रिपोर्ट है जो सैनिक स्कूल के ऊपर स्टडी करके ये रिपोर्ट बनी थी, और इसमें ये रिकमेंडेशन किया गया था कि जो NGOs, जो प्राइवेट स्कूल्स सैनिक स्कूल करिकुलम चलाना चाहते हैं, तो उनको सैनिक स्कूल सोसाइटी से संबद्ध किया जाए या एफिलिएट किया जाए। और इसी रिकमेंडेशन के ऊपर अभी 100 सैनिक स्कूल की पॉलिसी आई है, और जो कि आगे चल के 1000 सैनिक स्कूल में कन्वर्ट करने की प्लानिंग है, की सोच है, और ये राइटिंग में भी आ चुका है। तो ये जो 100 सैनिक स्कूल की पॉलिसी बनी है, ये पॉलिसी हमारा एक और स्कूल हुआ करता था दुर्ग में, जो कोरोना के काल में कोरोना के कारण बंद हो गया, और हमने यहाँ रायपुर का स्कूल शुरू किया। उस स्कूल में कर्नल सुखबीर डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी से आए थे और हमारे स्कूल के ऊपर स्टडी हुई थी, और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट यहाँ से बन के गई थी जिसके ऊपर ये 100 सैनिक स्कूल की पॉलिसी बनी है। और ये जो हमारा प्राइवेट सैनिक स्कूल चल रहा है, इसमें भी हम जो करिकुलम चलाते हैं उसका नाम है मेटल्स, दैट इज मिलिट्री एजुकेशन, टैक्टिकल ट्रेनिंग, एकेडमिक लर्निंग एंड स्पोर्ट्स। और ये करिकुलम तकरीबन सैनिक स्कूल से मिलता जुलता है, या जो वहाँ जो सैनिक स्कूल में जो जिस तरह से करिकुलम या रूटीन रहती है, उसी रूटीन के हिसाब से हमारे यहाँ पे चलाया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है एक प्राइवेट सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में या सैनिक स्कूल में। तो चूंकि जो भी बच्चे ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एडमिशन नहीं पा सकते, तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बहुत अच्छा एक फैसिलिटी हमने प्रोवाइड की है, जो आप सब यूज़ कर रहे हैं, और भी बच्चों को आप बता सकते हैं कि वो भी हमारे यहाँ आकर के एडमिशन्स ले सकते हैं। दूसरी चीज एक समझने वाली बात यह है कि सैनिक स्कूल और K-12 स्कूल में दोनों में अंतर क्या है। तो बेसिकली K-12 स्कूल्स जो होते हैं मोस्टली 8 से 2 के बीच में चलते हैं। नॉर्मली उसमें आपका सिर्फ एकेडमिक्स के ऊपर पूरा फोकस होता है, और देखने में आमतौर पे ये आया है कि बच्चे स्कूल के बाद ट्यूशन में भी जाते हैं, बिकॉज उनको IIT JEE नीट निकालना है, और इसलिए उनका बहुत ज़्यादा अप्रोच जो रहता है सिर्फ एकेडमिक डेवलपमेंट के ऊपर रहता है। और ये चीज़ भी ध्यान देने वाली है कि आज अगर आप देखिए कि टोटल नंबर कितने बच्चे हैं जो IIT में जा रहे हैं, या नीट में जा रहे हैं, या क्लैट क्लियर कर रहे हैं, या NDA क्लियर कर रहे हैं, ये शायद 1% भी नहीं है। टोटल नंबर ऑफ बच्चे जो हमारे स्कूलों से ऑल ओवर इंडिया पास आउट होते हैं, उसका शायद कुछ प्रतिशत ही इन जगहों पे जाते हैं, और बाकी 99% बच्चों के ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं है। और दूसरी बात, एकेडमिक्स में हम इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाने के कारण बाकी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स, जैसे हमने अपना बचपन खेल के मैदान में बिताया है, वो उनको हम वंचित कर देते हैं। तो ना उनको खेलने की सुविधा मिलती है, ना उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोई चांस मिलता है, ना उनको हॉबीज़ परस्यू करने के लिए कोई समय या गाइडेंस मिलता है। तो इस तरह से ये डिफरेंस है K-12 स्कूल और सैनिक स्कूल में, कि हमारे यहाँ ओवरऑल पर्सनालिटी के ऊपर ध्यान दिया जाता है, ओवरऑल फिजिकल फिटनेस, मेंटल अलर्टनेस, मॉरल कैरेक्टर, वैल्यू एजुकेशन, और इसके साथ साथ हॉबीज़ के ऊपर भी पुरजोर हमारा ध्यान होता है, उसका ऊपर हमारा फोकस होता है। और एक चीज़ और आपको हम कहना चाहेंगे कि इस वक्त कई पेरेंट्स होते हैं कि जो हमारे स्कूल को किसी सैनिक स्कूल से या RMS से या RIMC से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ कृपया ऐसा मत कीजिए। वो गवर्नमेंट रन स्कूल हैं, वहाँ पे जा रहे फंडिंग्स जो हैं गवर्नमेंट से आती हैं। यहाँ हमने जो भी सुविधाएं दी हैं,
जैसे आपने देखा पिछले साल हमने 2 हॉर्स मंगाए थे मुंबई से, और वो एक्सपायर हो गए गर्मी की वजह से, सुविधाओं की कमी की वजह से। आज हमने 6 घोड़े रखे हैं जो कि आर्मी से आए हैं, और सुविधाएं हम अपने पर्सनल लेवल, अपने पर्सनल फंडिंग से कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, और ना कि हमको कंपेयर करना चाहिए किसी और स्कूल से या सैनिक स्कूल से। हम उनके लेवल तक की जो फैसिलिटीज़ हैं वो आज की तारीख में शायद नहीं दे पाएंगे। डेफिनेटली कोशिश हमारी है, जो कि क्वाइट एविडेंट है, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, और वो हम निरंतर अपनी कोशिश जारी रखेंगे और बेटर से बेटर करने की कोशिश करते रहेंगे। अभी हमने एक पेरेंटिंग सेमिनार रखी है जिसमें कलिंगा यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, जो कि आपकी पेरेंटिंग करेंगे, पेरेंटिंग के ऊपर टिप्स देंगे, बताएंगे कि बच्चों को हमको कैसे ट्रीट करना ज़रूरी है और कैसे उनको हमने ग्रूम करना ज़रूरी है। कई बार होता है कि जाने अनजाने हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो बच्चों के भविष्य पे, बच्चों के मस्तिष्क पे, बच्चों के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट डालती हैं। जैसे कि यदि हम उन्हें बार बार कम नंबर आने की वजह से गधा, भोंदू, इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चा या उसका मस्तिष्क ये मान लेता है कि वो वैसे ही है, और उससे उभरने में उसको ज़िंदगी कई बार ज़िंदगी निकल जाती है, कि वो जो विश्वास करने लगता है कि वो वैसा ही है। और आप सब जानते हैं कि जो हम सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं। तो अगर वो बच्चे को विश्वास हो जाता है कि वो किसी लायक नहीं है, तो आप सोचिए कि उसकी ज़िंदगी के ऊपर कितना बुरा इफेक्ट पड़ जाता है। तो ये पेरेंटिंग सेमिनार में कलिंगा यूनिवर्सिटी के जो एक्सपर्ट्स आएंगे इसी के ऊपर आपको बात करेंगे। देन कमिंग टू द एस्पेक्ट ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के कई केसेस हमारे यहाँ आए और उनके ऊपर एक्शन लिया गया, और कई बच्चों को हमने रेस्ट्रिकेट कर दिया है। बिकॉज बच्चों को रेस्ट्रिकेट करने का रीज़न ये है कि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो कि सुधारे जा सकते हैं, माफ़ किए जा सकते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं कि जिसके ऊपर ये बट नेचुरल है कि ऐसी चीज़ें, गलत चीज़ें ना पेरेंट्स सिखाते हैं, ना टीचर सिखाते हैं, ना स्कूल सिखाता है, ना हमारे सिलेबस में है। तो ये सीख के कहाँ से आते हैं? तो उनका अगर मेंटल बेंट ऑफ माइंड ही सैनिक स्कूल के हिसाब से, डिसिप्लिन के हिसाब से नहीं है, तो वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट सच स्टूडेंट। पहली बात, आपके मन से, आपके मन तन से, और एकदम आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आप हमारे यहाँ आ रहे हैं, डिसिप्लिन रहना चाहते हैं, तो वी रिस्पेक्ट दैट एंड वी विल ट्रेन यू। बट अगर आपके मन में ही ये सब विचार नहीं है, तो ऐसे बच्चे कतई हमारे यहाँ बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, रखे नहीं जाएंगे, और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और एक पेरेंटिंग एडवाइस आप लोग को मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगा कि कई बार होता है कि कई पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम बच्चों को गीता का ज्ञान दे दें या रामायण का ज्ञान दे दें, तो वो ज्ञान वर्बल देने से कोई बच्चा आपका ज्ञान एक्सेप्ट नहीं करेगा। बच्चे जो आप करते हैं वैसा करता है। जो आप झूठ बोलते हैं तो वो झूठ बोलेगा, चाहे आप उसको कितने भी बड़े बड़े उपनिषद और गीता के ज्ञान दे दीजिए, उसका कोई कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो देख रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, और उसको ये लगेगा कि झूठ बोलना सही है क्योंकि मेरे पिताजी या मेरे सीनियर या मेरे से बड़े ऐसा करते हैं। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसा उसके लिए आप पर्सनल एग्जाम्पल सेट करेंगे, वैसा व्यवहार वो अपने जीवन में लाएगा, उतारेगा। तो कृपया अपने बच्चों के सामने अच्छा पर्सनल एग्जाम्पल सेट कीजिए, बिकॉज वो वही करेगा। आप जो एडवाइस देंगे वो उसको फॉलो नहीं करेगा, वो उसी चीज़ को फॉलो करेगा जो आप खुद फॉलो कर रहे हैं, जो आप ज़िंदगी में पर्सनल एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं वो बिल्कुल उसको फॉलो करेगा। तो इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखें, और इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। एक पेरेंट का पॉइंट आया था कि जो हमारा सैनिक स्कूल, एनडीए, एसएसबी गाइडेंस एंड एनसीसी, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो हमारे कमिटमेंट्स थे ये पीछे हट गए हैं। ऐसा नहीं है, पिछले साल भी ये सब के ऊपर हमारी एक्टिविटी चली है, अभी भी पुरजोर एक्टिविटी चल रही है। इन सारी चीज़ों के ऊपर जो हमारे कंटेंट्स थे, जो बुक्स थे, वो पब्लिश होने गए थे, होके आ गए हैं। इनको हमने एक ऐप में डाल दिया है, और जो कि हमने सारे बच्चों के लिए कुछ नॉमिनल कॉस्ट पे रखा है, कुछ नॉमिनल कॉस्ट पे दे रहे हैं। अपने बच्चों के लिए ये फ्री होगा, और इन कंटेंट्स के ऊपर हमारी क्लासेस भी चलेंगी जो कि ऑनलाइन बाकी बच्चों के लिए प्रोवाइड की जाएंगी। एनसीसी शायद हमारा पहला स्कूल होगा सेल्फ फाइनेंस स्कीम में, और इस सेशन में वी आर वेरी होपफुल, हमारी फाइल आगे तक जा चुकी है, और इस सेशन में मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल के एंड तक या मई
जून तक हमको एनसीसी शुरू हो जाना चाहिए। इस सेशन में हमने एक और चीज़ का नोटिस किया है कि फ़ीस के लिए जो कॉल्स जाते थे उससे आप काफ़ी इरिटेटेड रहते थे, और हमें भी ये अच्छा नहीं लगता था कि आपको इस तरह से कॉल करके तंग किया जाए। दूसरी चीज़ थी कि कुछ एक पेरेंट्स थे, वेरी लिमिटेड, एक या दो, जो कि फ़ीस के लिए कॉल जाने पे जो कॉलर है उसके साथ बदतमीजी करते थे। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, और उनकी कोई आपसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि आप उनसे इस तरह से व्यवहार करें, बदतमीजी करें, और वो भी लेडी स्टाफ के साथ। प्लीज़ प्लीज़ डोंट डू दिस। तो ये सब एक्टिविटीज़ की वजह से हमने एक फ़ीस फाइनेंस स्कीम शुरू की है, जिसमें आप अपने साल भर की फ़ीस फाइनेंस करा सकते हैं, या ऑटो डेबिट की फैसिलिटी कर सकते हैं, जिसमें ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से वो फीस डेबिट हो जाएगी। ये फैसिलिटीज़, दोनों फैसिलिटीज़ मैंडेटरी हैं, सबको इसको यूज़ करना है। और ये फैसिलिटी यूज़ करने से आपको एक और बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, जो कि है एजुकेशन इंश्योरेंस। ये फैसिलिटी यूज़ करने वाले जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स या जो भी अर्निंग मेंबर्स हैं जो फीस पटाते हैं, उनको भगवान ना करे अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है या कोई ऐसी लाइफ लॉस होती है, तो उनका एजुकेशन इंश्योर्ड रहेगा और उनके एजुकेशन का ध्यान ये स्कूल रखेगा। तो इसलिए मैं सबसे कहूँगा कि फीस फाइनेंस फैसिलिटी यूज़ करें, या ऑटो डेबिट फैसिलिटी यूज़ करें, जिससे वो एजुकेशन इंश्योरेंस का पूरा पूरा फ़ायदा उठा पाएँ। विजिटिंग आवर्स जो है स्कूल का एकदम डिफाइंड है। आपको स्कूल के अंदर जो है, अभी हमारे बच्चे कम थे तो हम आपको अटेंड कर पाते थे, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप जब भी आए और हम आपको टाइम दे पाएँ, बिकॉज़ हम सब के सब आपके ही बच्चों को डेवलपमेंट में, आपके बच्चों के रूटीन में उनके साथ में लगे हुए हैं। तो आपको टाइम देना पॉसिबल नहीं होगा, और अगर आपको टाइम चाहिए तो एडवांस में आपने अपॉइंटमेंट लेना है, तभी स्कूल आना है। बच्चों को सैटरडे या संडे अगर आप आउट पास ले जाना चाहते हैं तो पहले ही इन्फॉर्म करें, और आउट पास के लिए पहले परमिशन लें, उसके बाद ही आकर के स्कूल से ले जाएं। अदरवाइज बिना यदि इन्फॉर्मेशन के यदि आप आएंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू ग्रांट यू आउट पास देन एंड देयर ऑन एनी स्पेसिफिक ओकेशन। एक्ट्स ऑफ इनडिसिप्लिन मैंने बताया है कि ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इट इज़ ए मिलिट्री स्कूल एंड वी स्टैंड फॉर डिसिप्लिन। तो बाकी चीज़ें, चाहे कितने भी पढ़ाई में आप अच्छे हैं, कितने भी गेम्स में, स्पोर्ट्स में आप अच्छे हैं, अगर डिसिप्लिन में आप वांटेड हैं, आप इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कई वार्निंग के बाद, तो डेफिनेटली कोई ऐसा एक्शन लिया जाएगा जो आपको पसंद नहीं आएगा। तो बेटर है कि जो नॉर्मल सेट रूटीन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको आप प्रॉपरली फॉलो कीजिए। कुछ अनऑथराइज रिक्वेस्ट आ रही हैं पेरेंट्स की कि मेरे बच्चे को नंबर ज़्यादा दीजिए, तो इस तरह की पहली बात तो रिक्वेस्ट आपको करनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, ये रिक्वेस्ट हम एंटरटेन नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आप कहिए कि इस बच्चे को मोटिवेट कीजिए कि अच्छे नंबर लाए, डेफिनेटली उसके लिए हम सब तैयार हैं, वही हम काम कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि किसी को यदि हम बच्चे को मोटिवेट कर पाएँ, किसी पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट जगा पाएँ, उसको अच्छे नंबर लाने के लिए प्रेरित कर पाएँ, वो बेटर है, या किसी बच्चे को ज़बरदस्ती जितनी उसका परफॉर्मेंस नहीं है उससे ज़्यादा नंबर दे करके उसको हम अपाहिज कर देंगे, बिकॉज वो एवरी टाइम ये सोचेगा कि मेरे फादर कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा के मेरे नंबर अच्छे ला देंगे, एंड ही विल नॉट वर्क। वैसे को हम आलसी अलाल बनाने के बजाय ये मैं कतई नहीं करूँगा, और कृपया इस टाइप की रिक्वेस्ट मेरे पास आइंदा से ना भेजें। हमने इसके साथ साथ में बेसिकली होता ये है कि इस तरह के मेंटल ब्लॉक्स होते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि किसी लायक नहीं है, किसी काम का नहीं है, या पढ़ाई नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं। उसके दिमाग में ये जो जाला लगा है कि पढ़ाई हो नहीं सकती, मैथमेटिक्स टफ है, मेरे से नहीं होगा, इंग्लिश में सीख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, यही मेंटल जाला हटाने के लिए हम लोग हैं। और ये मेंटल जाले को आप यदि आप आगे बढ़ाना चाहेंगे, या उस जाले को और पुख्ता करना चाहेंगे, तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट। रादर हम उस जाले को हटाएं, उसको दिखाएं कि यस तू कर सकता है, तू अच्छे नंबर ला सकता है, तो और अच्छे करने के लिए हम प्रेरित करें, अगली बार और अच्छा करने के लिए प्रेरित करें, ना कि उसको नंबर दे करके उसको आजीवन अपाहिज और डिपेंडेंट बना दें। सॉरी, दिस इज नॉट हैपनिंग। साथ ही हमने कुछ नए इंट्रोडक्शंस किए हैं कि टैबलेट्स बेस्ड कंटेंट्स आपको दिए जाएंगे क्लास 6 to 12, और स्कूल में भी, क्लास में भी टीवी एंड स्मार्ट बोर्ड्स के ऊपर जो है एजुकेशन दिया जाएगा, ताकि कोई भी टॉपिक्स के ऊपर एनिमेशन या रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ साथ टीचर्स पढ़ाएंगे, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने में बच्चों को थोड़ी आसानी मिलेगी और वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे।
एक चीज़ और नोटिस में आई है कि लास्ट सेशन में कुछ कई बच्चे ऐसे थे जिनको मेडिकल फिटनेस नहीं थी, उसके बाद भी हमारे स्कूल में आए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दिया। बाद में पता चला कि किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम है। प्लीज़ ऐसे बच्चों को गलत मेडिकल सर्टिफिकेट के बेस के ऊपर एडमिशन्स ना कराएं, बिकॉज यहाँ पे हम टफ फिजिकल फिटनेस और एक्टिविटीज़ कराते हैं, और एनीथिंग हैपनिंग यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। वो आपके बच्चे हैं, उनको ऐसी जगह पर ना डालें जिसके लिए वो फिट नहीं है। तो कृपया करके इस तरह के रॉन्ग मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के ऊपर एडमिशन्स ना कराएं। सिक रिपोर्ट के प्रोसीजर्स बनाए गए हैं। सिक रिपोर्ट में जो भी बच्चे बताते हैं तबीयत खराब है, उन्हें डॉक्टर्स के पास ले जाया जाता है। 90% ऑफ द केसेस देखे गए हैं फॉल्स सिक रिपोर्ट देते हैं, पीटी नहीं करना चाहते हैं। अभी किसी ने, 2 बच्चों ने हमें बताया कि उन्हें फ्रैक्चर है, पट्टियां बांध के घूम रहे हैं, प्लास्टर बांध के घूम रहे हैं। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स कहती है, उनके डॉक्टर्स कहते हैं फ्रैक्चर नहीं है। प्लीज़ डोंट डू ऑल दिस थिंग्स एट आवर स्कूल। ये हम बच्चों को मेंटली अलर्ट, मॉरली स्ट्रेट होना सिखाते हैं, फिजिकली फिट होना सिखाते हैं। वहाँ ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। तो प्लीज़ काइंडली एब्सटेन फ्रॉम डूइंग ऑल दोज थिंग्स। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी हमने अपना स्कूल में सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज पूरी अलाउ कर दी है, और उसमें हमारे पास में मैक्सिमम जो फुटेज है, एरिया की फुटेज हमारे पास में अवेलेबल रहती हैं। साथ में आउटसाइड फूड, जो बाहर के फूड हैं, वो स्कूल में नहीं अलाउड हैं। पिछले सेशन में कई बार बच्चों को अलाउ कर दिया गया था, इस सेशन में स्ट्रिक्टली इट विल नॉट बी अलाउड। उसका रीज़न ये है कि कई बच्चे जो बाहर से सामान लेके आते हैं, लॉक में रखते हैं, कीज में रखते हैं, भूल जाते हैं, और काफ़ी दिनों के बाद उसमें फंगस या कोई और चीज़ें इन्फेक्शन लग सकती हैं। और उसके बाद अगर उसको कंज्यूम किया जाए, चाहे चोरी करके, चाहे छीन के, यदि कोई खा लेता है, तो वो उसकी सेहत पे बुरा असर डाल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ आपके बच्चे को रेगुलरली दी जाए, अंडा है, पिस्ता है, बादाम है, आप मेस वाले से संपर्क कर सकते हैं, और उसके थ्रू आप उसको रेगुलरली प्रोवाइड कर सकते हैं। बट हॉस्टल के अंदर आउटसाइड फूड आई विल नॉट अलाउ। इस साल के एडमिशन्स के लिए हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम रखे हैं, जो कि ऑफलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 25 मार्च को होगा और 26 मार्च को होगा। और उसके लिए चूंकि सीट्स हमारे पास अब लिमिटेड हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हमको अच्छे बच्चे मिले, जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, जो गेम्स में अच्छे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर में अच्छे हैं, नेशनल्स खेले हुए हैं, साथ ही साथ पढ़ाई या एकेडमिक्स में उनका परफॉर्मेंस फर्स्ट डिवीजन या 70-80% एंड अबव है। तो ऐसे बच्चों को हम लेने के लिए इस साल ऑफलाइन एग्ज़ाम 26 मार्च को रख रहे हैं, जिसको आप वाइड पब्लिसिटी दे सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को बता सकते हैं। साथ ही चूंकि हमारे पास में आज की डेट में एडमिशन इंक्वायरीज जो आ रही हैं, ऑल ओवर इंडिया से आ रही हैं। जैसा मैंने बताया कि सैनिक स्कूल में या आरआईएमसी में या आरएमएस में लिमिटेड सीट्स होती हैं, और रिजर्वेशंस के कारण एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है। अभी अभी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया है, और जो जो उसमें नहीं सेलेक्ट हुए हैं, तो उनके लिए हमारा स्कूल एक बहुत उम्दा ऑप्शन है जिसमें वो आ सकते हैं। हमारे पास इंक्वायरी जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के, साउथ इंडिया के केरल से लेकर के, मणिपुर से लेकर के, उड़ीसा, आसाम, कलकत्ता, पटना, लखनऊ, भोपाल, ऐसे कई जगह से इंक्वायरी आ रही है। इसलिए सेकंड एग्जामिनेशन जो है मोस्ट प्रॉब्ली हम अप्रैल में रखेंगे, जो कि ऑनलाइन होगा। और इन सारे एग्ज़ाम के बाद में हम एक फाइनल इंटरव्यू रखेंगे, जिसमें हम ये चेक करेंगे कि क्या बच्चा खुद हॉस्टल में आना चाहता है, मिलिट्री स्कूल में एडमिट होना चाहता है, या उनके पेरेंट्स किसी वजह से उसको डालना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चे जो अपने खुद की मर्जी से नहीं आते, वो हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। पेरेंट्स की मर्जी की बात अलग है, बच्चे को रहना है, बच्चे को सारी एक्टिविटीज़ करनी है, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, अदरवाइज हम ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इंटरव्यू में इस चीज़ की स्क्रीनिंग की जाएगी। आपने देखा लास्ट ईयर हमने हॉर्सेस और कई फैसिलिटीज़ जो हैं लाने की कोशिश की। 2 हॉर्सेस जो मुंबई रेस कोर्स से लाए गए थे, मौसम के मार की वजह से वो एक्सपायर हो गए, नहीं झेल पाए। अभी भी हमारे पास में आर्मी के हॉर्सेस हैं, और 6 हॉर्सेस हमने ला रखे हैं। और ये सारी सुविधाएं जो है, हम बेस्ट सुविधाएं आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ एक छोटी रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि हमारे स्कूल को, यहाँ हम पर्सनल बजट से, पर्सनल इच्छा से हम यहाँ पे आपके स्कूल में सारी सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में तकरीबन 2007 से 16-17 साल सैनिक स्कूल में काम करने के बाद
जो मैंने एक स्कूल खोला था जिसपे सैनिक स्कूल सोसाइटी का डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का स्टडी हुआ था और 100 सैनिक स्कूल का पॉलिसी का फॉर्मुलेशन हुआ था, उसमें करने के बाद से ये एक जुनून लेकर के हम चले हैं और इसमें हम अपने पर्सनल टाइम एफर्ट्स और पैसे लगा रहे हैं। तो काइंडली हमको सैनिक स्कूल से, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज से और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से कंपेयर ना करें। ये पर्सनल लेवल पे हम कर रहे हैं और अपनी जितनी भी बेस्ट एफर्ट्स हो सकते हैं, बेस्ट चीज़ें जो हम आपके बच्चों को दे सकते हैं वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं और दे रहे हैं। और आपके फीडबैक्स जो भी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन फीडबैक्स के ऊपर हम काम करते हैं, सुनते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके फीडबैक्स हैं वो राइटिंग में आने चाहिए। वर्बल फीडबैक्स के ऊपर या वर्बल कंप्लेंट्स के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये फौज का रूल है कि आपका अगर कोई कंप्लेन है, फीडबैक है या कोई चीज़ इम्प्रूवमेंट्स आप करना देखना चाहते हैं, आप उसको राइटिंग में दीजिए और अपनी आइडेंटिटी रिवील कीजिए। ये गुमनाम जो आपके फीडबैक्स होंगे उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। वर्बल जो फीडबैक्स होंगे, इनको बोला था, उनको बोला था, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। एवरीथिंग हैज़ टू बी इन राइटिंग एंड डॉक्यूमेंटेड। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी काफ़ी आपके फीडबैक्स आए थे कि जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हमने इसको कंप्लीट ट्रांसपोर्ट को आउटसोर्स किया है सो दैट कि आपको वो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी पुरानी गाड़ियों की, गाड़ियों के ख़राब होने की, गाड़ियों के लेट होने की, वो सारी प्रॉब्लम्स अब ना आए। ड्रेसेस में भी थोड़े चेंजेस किए गए हैं जिसमें अब मफ्ती ड्रेसेस किया गया है। सिविल ड्रेसेस अब स्कूल के अंदर अलाउड नहीं है। मफ्ती ड्रेसेस होंगे जो कि आपके पिछले सेशन में जो ओलिव ग्रीन ड्रेस था टाई के साथ में, वो ड्रेस ही रहेगा और वो ड्रेस के साथ में आप बच्चों को आउट पास से लाएंगे और वो ड्रेस में ही बच्चे आउट पास जाएंगे। सिविल ड्रेस स्कूल के अंदर किसी भी कीमत पे अलाउड नहीं किया जाएगा। स्कूल कॉन्स्पेक्टस बन गया है और इसमें सारे साल का पूरी प्लानिंग, छुट्टी की प्लानिंग, सारी प्लानिंग करके आपको दे दी गई है। तो काइंडली उसको ध्यान से देखें और अपने जो भी पिकअप एंड ड्रॉप्स हैं वो उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। इन केस इसमें यूजुअली बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं लेकिन किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में यदि ज़रूरत पड़ेगी तो ये हम चेंज भी कर सकते हैं और करेंगे तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। पेरेंट्स जो कि सीनियर क्लासेस के बच्चे हैं, जो क्लास 6 से 12th के बोर्डर्स हैं, उनको अगर चाहते हैं कि रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप कर दिया जाए या एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर दिया जाए तो वो स्कूल की तरफ से करा दिया जाएगा, बट ये पेड होगा। इस सेशन में हमने कई बार ये सुविधाएं दी हैं जो कि फ्री में दी थी, लेकिन इस सेशन में ये पार्ट चार्जेबल होगा और इसके लिए रिक्वेस्ट आपकी एडवांस में आनी जरूरी है और रिटर्न में आनी जरूरी है, अदरवाइज ये फैसिलिटी हम नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। तो काइंडली नोट कि अगर आप चाहते हैं कि इस फैसिलिटी का यूज़ करना तो इसकी जो रिक्वेस्ट है वो राइटिंग में आनी है। टक मनी मैंडेटरी है बोर्डर्स के लिए। लास्ट सेशन में कई पेरेंट्स के बहुत इशू आ रहे थे कि टक मनी देने में इशू था। ये टक मनी जो है बच्चों के एक्टिविटीज़ के लिए, उनके टूर्स के लिए और उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए है एंड इट इज़ ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट्स स्टडिंग इन आवर स्कूल। डिस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल प्रॉपर्टीज, इट हैज़ बीन सीन कि कई बच्चे जो हैं स्कूल की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने में बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, स्कूल की हॉकियाँ तोड़ देते हैं, बेंच टेबल फाड़ देते हैं, फोम निकाल लेते हैं। ऐसे केसेस में जो भी कॉस्ट आएगा उसका डबल कॉस्ट सारे बच्चों से वसूल किया जाएगा। और ऐसे इश्यूज अगर एक बार की जगह रिपीटेडली आते हैं, वार्निंग के बाद भी नहीं सुधरते हैं, तो बच्चों को रस्टिकेट कर दिया जाएगा। एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को लास्ट ईयर हमने बहुत हैवी डिस्काउंट्स दिए थे, जो कि इस साल जो नए एडमिशन आ रहे हैं उनको हम वो डिस्काउंट पॉसिबल नहीं है, हम नहीं दे पा रहे हैं। और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को डिस्काउंट दिए थे तो वो अगर अवेल करना चाहते हैं सिमिलर फी स्ट्रक्चर जो लास्ट ईयर उन्होंने लिया था, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने 31 मार्च से पहले अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा कर दें। अदरवाइज 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स जो नए बच्चों का फी स्ट्रक्चर बना है वही पुराने बच्चों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो 31st March is the last cut-off date for all students to pay their first installment of the fees as per old fee structure which was given to them. और फीस के ऊपर भी 2 या 3 पेरेंट्स का हमारे साथ में कई बार बातचीत हुआ है। तो मैं आप लोग का ध्यान इस बात पे ले जाना चाहूँगा, आकर्षित करना चाहूँगा कि यहाँ के जितने भी बोर्डिंग स्कूल हैं, चाहे एन एच गोयल, RKC, ज्ञानगंगा, ब्रह्मविद या जो भी स्कूल आपको ध्यान में आते हैं, तो उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर उनकी वेबसाइट से निकाल के एक बार कंपेयर कर लीजिए।
हमारी फीस स्ट्रक्चर लोएस्ट है, और हम जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो फैसिलिटीज़ और कोई स्कूल नहीं दे रहे हैं। तो प्लीज़ काइंडली हमको सैनिक स्कूल से ना कंपेयर करें, और यदि कंपेयर करना चाहते हैं तो हमारी फ़ीस आप इन स्कूल से कंपेयर कर लें, और जो फैसिलिटीज़ हम आपको दे रहे हैं वो देख लें, तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी हो जाएगी कि फ़ीस स्ट्रक्चर हमारा सही है। इस साल अशोका ऐप इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें इसी वजह से सारे व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट करा दिए गए हैं। आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे अपने कोई भी क्वेरीज एप्लीकेशंस व्हाट्सएप कर सकते हैं। अशोका ऐप में पेरेंट्स ऐप भी है, और इसमें जो भी नोटिफिकेशंस हैं, जो भी सर्कुलर्स हैं, वो दिए जाएंगे और आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 2 अप्रैल को जब आप लोग फर्स्ट टाइम आएंगे बच्चों को छोड़ने, तो दैट डे अशोका ऐप डाउनलोड करा के उसमें लॉगिन करा करके उसके फीचर्स के बारे में आप लोग को ट्रेन किया जाएगा। डे बोर्डिंग, बोर्डिंग एंड डे स्कॉलर्स, इसके ऊपर भी काफ़ी कंफ्यूजन रहा लास्ट ईयर कुछ कई पेरेंट्स को, कि जो डे बोर्डिंग है क्लास 6 to 12 वो मैंडेटरी डे बोर्डिंग होगा। डे बोर्डिंग रहेगा मतलब वो बच्चे इवनिंग गेम्स स्पोर्ट्स के बाद ही जाएंगे। डे बोर्डिंग वालों को यहाँ से स्कूल से लंच एंड स्नैक्स प्रोवाइड किया जाएगा। ये इसमें कोई भी इधर उधर की चेंज करने की रिक्वेस्ट नहीं एंटरटेन की जाएगी। डे स्कॉलर्स, जो बच्चे क्लास 1 से 5 हैं वो डे स्कॉलर्स हैं, और वो 2 बजे के आसपास उनका जब टाइम होगा, 2 बजे के आसपास उनका स्कूल ब्रेक ऑफ होगा। बोर्डिंग जो स्टूडेंट्स हैं वो तो हमारे साथ रहते हैं और वो हमारे साथ ही रहेंगे। और डे बोर्डिंग वाले बच्चे यदि डे स्कॉलर बनने के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, दैट विल बी नॉट बी एक्सेप्टेड ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द सेशन। तो इस तरह की जो रिक्वेस्ट आती हैं, तो ये स्कूल के जो नियम बने हैं, जो जो कानून बने हैं, जो रूटीन बना है, प्लीज़ उसको आप टेम्पर करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए अनऑथराइज रिक्वेस्ट मत कीजिए। वो एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। आपके जितने भी सजेशंस आते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, या जो भी चीज़ इम्प्लीमेंट करने लायक होती हैं या इम्प्रूव करने लायक होती हैं, डेफिनेटली हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं, हम उसके ऊपर क्या काम करते हैं। लेकिन अनऑथराइज रिक्वेस्ट यदि आपकी आएगी, तो सॉरी, वी विल नॉट बी एबल टू एंटरटेन दैट। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे एडमिशन्स ओपन हैं, और भी लोगों को, और भी लोगों को अपने स्कूल, इस स्कूल के बारे में बताएं। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन 26 अप्रैल को स्कूल में कंडक्ट किया जाएगा ऑफलाइन, और उसके बाद ऑनलाइन। तो उसके लिए भी आप लोगों को अधिक जानकारी दे सकते हैं। तो मेरी तरफ से अब इतना ही, और 2 अप्रैल को होपफुली आप लोग से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।